हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस और हिंदी का, तो ईवीएस का हमारा 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हिंदी का है, क्योंकि भाई हिंदी भी ज़रूरी है। तो ईवीएस का 3 हो गया, आज हिंदी का है, कल फिर हमारा ईवीएस का रहेगा, ठीक है? तो अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं और रोज़ाना करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हम टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नहीं, प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है समास का विलोम है। क्या है? समास का विलोम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि समास कहते किसे हैं, इसके कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रही हूँ मैं, केवल बोल रही हूँ, आप सुनिएगा। तो दो क्या हो जाएगा, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। क्या हो जाएगा? दो शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। मतलब कि दो शब्द हमारे दिए गए हैं, जैसे राम है, राम नहीं, दूसरा शब्द ले लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया है राज, राजा और पुत्र। ठीक है, अब ये क्या है? राजा दो शब्द है हमारे, इनका अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है, राजा और पुत्र। ठीक है, लेकिन जब हम एक बात और मान लीजिए, सुन लीजिए कि जो समास का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण मीन्स कि चीज़ों को छोटा कर देना। जैसे कि राजपुत्र है, ये पढ़ा लिखा गया है। जब हम इसका समास बनाएंगे, मतलब कि इसका जब हम क्या करेंगे, इसको समास मतलब इसको जब संक्षेप करेंगे, तो जो संक्षेप करना क्या कहलाएगा? हमारा समास कहलाता है। तो जब दो शब्दों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समास कहलाएगा। ठीक है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेपीकरण। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है संक्षेपीकरण। जैसे राजा पुत्र है, तो जब हम इसका समास बनाएंगे तो ये हो जाएगा राजपुत्र। देखिए ये क्या हुआ, शब्द छोटा हो गया और एक नया शब्द निकला है। राजा अलग एक अपने आप में है अर्थ है, और पुत्र का एक अलग अर्थ होता है, लेकिन जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये बन गया राजा का पुत्र। ठीक है, तो समास में यही होगा। समास का अगर हम मोटा मोटा देखें कि समास क्या है, तो समास में क्या है कि जब दो शब्दों का मेल कराया जाए और एक नया शब्द बन जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेपीकरण। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पर विलोम पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, क्योंकि जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है, इसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। तो समास का जो विलोम है वो क्या है? पहला है संधि। तो संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्ण का मेल कराया जाता है। व्यास, संक्षेप और विग्रह। देखिए, जो समास है आप सभी को पता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेपीकरण, मतलब छोटा करना। व्यास कहते हैं नहीं कि व्यास जो है वो क्या है? व्यास हमारा क्या है? व्यास मतलब विस्तार। ऐसा मान लें कि व्यास मीन्स विस्तार, बहुत बड़ा कोई, जैसे ये इतने से है और ये इतना सा है, तो इसका ये विलोम ही तो है, तो ये हमारा समास हो गया और ये व्यास हो गया। ठीक है, ऐसा आप समझ लें। ठीक है, तो जो समास का विलोम है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समास का विलोम होता है व्यास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संक्षेप भी समास का ही क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। विग्रह मतलब होता है अलग करना। जैसे समास विग्रह, जब समास वाला टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें समास, समास विग्रह, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? पढ़े होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था राजपुत्र, मैंने एक शब्द आपको बनाया था, बना के बताया था कि ये इसे हम करेंगे तो ये समास है। जैसे हमने कहा था आपसे राजपुत्र, तब इस पद को जब हम तोड़ देंगे तब वो क्या कहलाएगा? हमारा समास विग्रह कहलाएगा। जैसे कि हमने इसको क्या कर दिया? राजा का पुत्र, ऐसा हमने लिख दिया, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? समास विग्रह। विग्रह मीन्स क्या होता है? अलग कर देना। मतलब जो समास हमने बनाया था उसको क्या किया, जो सामासिक शब्द था या सामासिक पद था, उसको जब हमने अलग अलग कर दिया या उसको क्या किया, तोड़ दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा गया है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है?
तो संधि की परिभाषा क्या होगी? संधि की परिभाषा होती है कि जब दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बने तो वो हमारा कहलाएगा संधि। तो संधि में वर्ण का मेल होता है, समास में शब्द का मेल होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे डिफिनेशन दे दी जाती है, मतलब परिभाषा दे दी जाती है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि शब्दों का मेल कराया जा रहा है या वर्णों का मेल कराया जा रहा है, तब गलत हो जाएगा। अगर समास है तो शब्दों का मेल होगा, और संधि है तो वर्णों का मेल होगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे स्वच्छंद शब्द दिया गया हमारा, तो स्वच्छंद छंद में अगर हम बात करें कि कौन सी संधि है, तो स्वच्छंद छंद में हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कैसे कैसे हमने पता किया? तो जो व्यंजन संधि है, इसका एक सूत्र होता है, एक नियम है कि जब कोई ह्रस्व स्वर हो, इस साइड में कोई ह्रस्व क्या हो, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, क्या हो, या दीर्घ स्वर हो, और इसके बाद में अगर छा आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छा जो है इसमें आधा चा जुड़ जाएगा। जब इसका हम क्या करेंगे, इसकी जब संधि हम करेंगे तो ये चा में आधा छः में आधा चा जुड़ जाएगा। जैसे स्वच्छंद है तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो, सॉरी, जो संधि होगी वो संधि विच्छेद जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब संधि विच्छेद क्या बनेगा इसका, पहले ये देख लीजिए। देखिए, इसका बनेगा स्वाधन छंद। क्या बन जाएगा? स्वाधन छंद। तो जो नियम है हमारा वो क्या कहता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, अब यहाँ पर जो अगर हम वर्णों को तोड़ें तो यहाँ पर लिखा है व धन आ, यहाँ पर लिखा है तो ये ह्रस्व आ है। ह्रस्व आ, इसमें नियम क्या है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए और उसके बाद में छ आ रहा हो, छ आ रहा हो, तो उसमें आधा च क्या होता है, जुड़ जाता है। ये नियम है, ठीक है। अब ये छ आ रहा है तो इसमें आधा च यहाँ पर आप देख सकते हैं जुड़ गया है। तो जो स्वच्छंद है इसकी संधि विच्छेद होगी स्वाधन, अभी मैंने बताया आपको स्वाधन छंद, और इसमें जो है वो है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किस प्रकार हमने पहचाना, तो व्यंजन संधि का परिभाषा या नियम ये है कि जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल किसी व्यंजन वर्ण से हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। क्या क्या है, जो हमारा नियम है वो क्या है, नियम ये कहता है व्यंजन संधि का, जब व्यंजन स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण से होगा तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी। आगे देखिए, अब इधर एक शब्द होता है, इधर एक शब्द होता है, तो यहाँ पर तो जरूरी है कि यहाँ व्यंजन वर्ण ही हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं जरूरी है कि व्यंजन ही होगा या स्वर ही होगा। यहाँ पर व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो नियम यही है कि अगर व्यंजन या स्वर वर्णों का मेल किसी व्यंजन वर्ण से हो रहा है तो वहां पर हमारा व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संधि कौन सी? स्वच्छंद में हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। अब हम जैसे दीर्घ संधि की अगर हम उदाहरण की बात करें तो दीर्घ संधि में हमारा हो जाएगा, जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है, विद्यालय, हिमालय, ठीक है, ये हो गया। विसर्ग संधि में जैसे हमारा हो गया स्वागतम, स्वागत या स्वागतम, तो सुधन आगत, ये सारे नियम आपने संधि में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो स्वच्छंद में हमारी व्यंजन संधि। अब हम उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। तो उच्चारण स्थान में है, कहा गया है, क्वेश्चन क्या है कि का जो का वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये पूछा गया। मतलब का वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा और चौथा है दंत। तो जो का वर्ण जो देखिए, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो कंठ है इसके अंतर्गत आएगा हमारा का वर्ग। कौन सा वर्ग आ जाएगा? का वर्ग आ जाएगा। ता और इसके तालु के अंतर्गत आ जाएगा हमारा चा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। मूर्धा के अंतर्गत आ जाएगा टा वर्ग, और दंत के अंतर्गत आ जाएगा कंठ, ताल, मूर्धा, दंत का चाटा ता वर्ग आ जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? ता वर्ग आ जाएगा। तो देखिए, कंठ का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके उच्चारण स्थान। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 गज मलमल, क्या क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है?
विशेषण किसे कहते हैं? जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, मतलब जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वो आपके शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण। तो जो सार्वनामिक विशेषण है इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, जैसे आ जाए कि मैं नहीं, जैसे आ जाए कि मेरा घर बहुत बड़ा है, तो ये घर क्या है? एक संज्ञा है, और मेरा क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ रहा है तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? किसी चीज की क्या बताई जा रही हो, परिमाण बताया जा रहा हो, जैसे कि 4 गज मलमल या 2 किलो घी या 5 किलो चीनी, ये सब क्या है? आपके परिमाणवाचक में आ जाएंगे, जिसे नापा तोला जा सके। ठीक है। संख्यावाचक, संख्यावाचक में क्या है कि जब किसी चीज की संख्या बताई जा रही हो तो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे हमारी कक्षा में 15 बच्चे हैं, तो जो 15 बच्चे हैं ये क्या है? कक्षा जो है उसकी विशेषता है कि आपकी कक्षा में 15 बच्चे हैं। तो जो 15 बच्चे हैं, अगर उसमें संख्या ये पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है, तो वहाँ पर आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में जब किसी व्यक्ति वस्तु की क्या की बताई जाए, उसकी गुण की बात की जाए, जैसे ईमानदारी, चतुराई, बेईमानी, जो भी उसके अंदर खूबियां हैं, काला, पीला, नीला, जैसे कि अशोक नीली शर्ट पहनकर बैठा है, तो शर्ट की विशेषता क्या है? शर्ट का गुण क्या है? तो वो है कि वो शर्ट कैसी है? नीली है। तो जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता मतलब कि गुण की उसकी बात की जा रही हो तो वो आपका गुणवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ कहा गया है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शून्य का तत्सम रूप है। जो शून्य शब्द है इसका तत्सम रूप है, पहला है शून्य, दूसरा है सोना, तीसरा है शून्य और चौथा है शून्य। तो तत्सम क्या है? तत्सम वह शब्द होते हैं, वह संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हम प्रयोग में लाते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। और वही तद्भव की अगर हम बात करें तो वह संस्कृत के शब्द जिन्हें हम तोड़ मरोड़ कर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अपनी बोलचाल की बात, तो वो आपके तद्भव कहलाएंगे। रहते तो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हम क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, तो वो आपके तद्भव हो गए। जैसे कि शून्य दिया गया है, तो जो शून्य है ये हमारा तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ उदाहरण आपके महत्वपूर्ण दिए गए हैं तद्भव और तत्सम के। ठीक है। जैसे अग्नि है, अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग हो जाएगा। आम्र है, आम्र जो है ये तत्सम शब्द है, और आम्र का जो तद्भव होगा वो आम हो जाएगा। दुग्ध, दुग्ध हमारा तत्सम है, ठीक है, संस्कृत के शब्द है, और बोलचाल की भाषा में इसको दूध बोलते हैं, जो कि तद्भव है। ठीक है। कर्ण, कर्ण जो है हमारा ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो कान हो जाएगा। ठीक। आश्चर्य, आश्चर्य का जो तद्भव होगा वो अचरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। अगर हम बात करें चंद्र की, तो जो चंद्र है इसका तद्भव होगा चांद। ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र का तत्सम क्या हो, तद्भव क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। सत्य, सत्य का जो तद्भव होगा वो सच हो जाएगा। ग्राम, ग्राम हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा गांव। ठीक है। दंत, तो दंत का जो तद्भव होगा वो दांत हो जाएगा। रात्रि, रात्रि का जो तद्भव होगा वो रात हो जाएगा। सूर्य, सूर्य का जो तत्सम होगा सॉरी तद्भव होगा वो सूरज हो जाएगा। हस्त, हस्त का जो आपका तद्भव होगा वो हाथ हो जाएगा। वानर, वानर का तद्भव क्या होगा? बंदर हो जाएगा। और वृक्ष, वृक्ष का जो तद्भव होगा वो पेड़ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। ठीक है, इस पे लिखा नहीं गया, आप सुन ले। अब इसके कुछ नियम है पहचानने की कि कौन से शब्द तद्भव और कौन से तद्भव तत्सम है। ठीक है, तो कुछ नियम है, आप इसको देख लें और पढ़ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्रा और री, ये जो ई वाले शब्द हैं, मतलब छ, त्र, ज्ञ और श्रा, री वाले जो शब्द हैं, ये आमतौर पर हमेशा ये तत्सम होते हैं, मतलब जिन शब्दों में इनका यूज किया जाता है वो तत्सम शब्द आपके होंगे। ये एक नियम ये है। कौन कौन से शब्द है? छ, त्र, ज्ञ, श्रा और री,
ये अगर किसी शब्द में यूज किए जा रहे हैं आमतौर पर, मतलब हमेशा, ये नहीं कि अब भाई कोई अपवाद भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर जहाँ पर ये यूज होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं। उसके बाद में अगला नियम हमारा ये कह रहा है कि वा वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जब इनका हम तद्भव बनाते हैं तो वा जो है ये बा में बदल जाता है। जैसे अभी हमने देखा था उदाहरण में वानर, तो वानर हमारा तत्सम था। अभी जब इसका हमने तद्भव बनाया तो ये वा जो था ये बा में बदल गया, हो गया बंदर। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं अगला नियम हमारा क्या कहता है। अगला नियम हमारा ये कहता है कि श जो तालव्य है ये अक्सर जब हम जो ये श है ये हमारा तत्सम में यूज होता है, लेकिन जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो ये दंत सा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे श्यामल, श्यामल जो है ये तद्भव सॉरी तत्सम शब्द है आपका। जब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो जो श है तालव्य वाला श है ये दंत सा में बदल जाएगा, सांवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांवला हो जाएगा। अब चंद्र बिंदी वाले जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? आमतौर पर तद्भव होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था चंद्र, तो चंद्र हमारा क्या था? तत्सम शब्द था, लेकिन जब हमने इसका तद्भव बनाया तो चंद्र से क्या बन गया? चांद, जहाँ पर हमारा चंद्र बिंदी लगा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए कुछ नियम, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका किससे है? मुहावरे से है। तो मुहावरे में आपका क्या कहा गया है कि आँख की किरकिरी, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आपका इसका अर्थ पूछा गया है मुहावरे का कि आँख की किरकिरी होना, ये इसका अर्थ क्या है? बहुत, पहला ऑप्शन है बहुत प्रिय होना, बी ऑप्शन है कष्टदायक लगना, सी ऑप्शन है अप्रिय लगना, डी ऑप्शन है धोखा देना। तो आँख की किरकिरी होना इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत प्रिय होना इसका हो जाएगा नाक का बाल होना। क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना। कष्टदायक, धोखा देना, ये सब अलग हो गए। ठीक है, तो आपका सही, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी छांटना है, और शुद्ध वर्तनी से आपके क्वेश्चन दो से एक से दो नंबर आपके पक्का है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे जाएंगे, और एक नंबर, एक या दो नंबर का आपका शुद्ध वाक्य आएगा, और उस वाक्य को आपको शुद्ध करना होगा। जैसे है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित यहाँ पर लिखा गया है, फिर है अनुग्रहित, और सी है कि अनुग्रहित्य, और डी है अनुग्रहित। तो जो यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा आपका वो हो जाएगा अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यहाँ भी आपको शुद्ध वर्तनी ही जानना है। पहला पैतृक, 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 पैतृक। तो जो शुद्ध शब्द ये हो जाएगा पैतृक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया आशीर्वाद, तो ये कैसे लिखा जाएगा? अब हाथ से लिख रहे हैं, कोई कुछ कहिएगा मत कि कैसे लिख रही हैं आप, क्योंकि फिंगर से लिख रहे हैं ना तो बहुत बड़ा बड़ा लिख जा रहा है इसमें। अब आपको समझ में आ जाए यही काफ़ी है मेरे लिए। आशीर्वाद ये शुद्ध है। ठीक है, अहल्या, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके, मतलब ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अहल्या हो गया। अंतर्धान होता है, क्या होता है? अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये सब आपके एग्जाम में पूछे हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन अब यहाँ पर लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट होगा सारे उसमें शामिल कर दिए जाएंगे आपके, आप परेशान मत होइएगा कि कुछ कौन कौन से महत्वपूर्ण है शुद्ध वर्तनी वाले। पैतृक भी आपका महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि श का ध्वनि उच्चारण, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अभी आपने जस्ट ऊपर ही पढ़ा है इसके बारे में कि श जो है तालव्य स, इसको क्या बोलते हैं? तालव्य श बोलते हैं। पहला है कंठ, ताल, मूर्धर, दंत। तो जो ये श है ये तालव्य स, मतलब कि जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तालु होना था, ताल लिखा हुआ। ठीक है, देखिए तीनों सा का उच्चारण स्थान आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। कौन कौन से है?
ये है तालु, ये है मूर्धा और ये है दंत। इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे उपसर्ग आगे लगता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो पहला है अत्यंत। हमारा जो ये दिया गया है, शब्द दिया गया है, वो है अत्यंत। ऑप्शन हमारे हैं अति, अंत, अति, अत्य। तो जो अत्यंत हमारा शब्द है, इसमें जो उपसर्ग लगा वो अति उपसर्ग लगा हुआ है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें अत्यंत शब्द का, तो इसमें यड़ स्वर संधि, कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि। इसका वो बनेगा, क्या बनेगा इसका? अगर हम विच्छेद करें तो अति धन अंत हो जाएगा, ये बनेगा हमारा। इसका हमारा जो संधि विच्छेद होगा वो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये ई है और यहाँ आ, ई और ये आ मिलकर यहाँ पर बन गया या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अत्यंत। इस प्रकार हमारे संधि विच्छेद में सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया, शायद अच्छा और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ पर जो उपसर्ग बनेगा वो अति उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उपत्यका। उपत्यका शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। बी ऑप्शन है पर्वत के पास की भूमि। सी ऑप्शन है पर्वत का शिखर और डी ऑप्शन है प्राणियों के शरीर का अंग। तो जो अधित्यका है, ये स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अधित्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक आता है उपत्यका, आपका आता है, तो उसका होता है पर्वत के ऊपर जो समतल भाग होता है उसको हम उपत्यका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अधित्यका, माफ करिएगा, अधित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधि रहता है, अधित्यका बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पर्वत के ऊपरी जो समतल भाग होता है उसे अधित्यका बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी। तो वर्तनी जब आप शुद्ध करेंगे तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का कोई रूप नहीं है भैया, आप लिख कर ही उसको करेंगे या अपने दिमाग में चलाएंगे कि हाँ इसकी वर्तनी जो है इस प्रकार लिखी जाएगी, तो ये नहीं होगा। श्रुत लेखन, श्रुत लेख का मतलब होता है कोई चीज़ सुनकर लिखना। सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखना, ये भी नहीं होगा। जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है वो आशु भाषण है। आशु भाषण के बारे में आपने सुना होगा कि उसने आशु भाषण दिया, या भाषण मीन्स होता है स्पीच देना वगैरह, तो वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की बोलियां, तो अगर हम हिंदी भाषा की बात करें कि कितनी भाषाएं हैं या हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 22 भाषाएं हैं। हिंदी के, अगर हिंदी में बात की जाए कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो अगर हम उपभाषा, हिंदी की उपभाषा की अगर हम बात करें तो 5 उपभाषा हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। उपभाषा कितनी है? 5 है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 22 भाषा बोली जाती है। हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन प्रत्यय से बना हुआ है। तो प्रत्यय मीन्स, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, कहाँ पर उपसर्ग कहाँ लग रहा था? आगे लग रहा था। और प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो वो हमारे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, पहला इसमें सामाजिक, सामाजिक एक शब्द दिया गया है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा मूल शब्द है
और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द मीन्स कि धातु कोई है, या आप ऐसे मान लें कि कोई जैसे चल है, ये चल हमारा क्या है, ये मूल शब्द है। अब इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो हो गया चलना। तो यही कहा गया है कि मूल शब्द इसमें कौन सा है, मतलब किस शब्द में प्रत्यय लगा है जिससे वो सामाजिक शब्द बन गया, ऐसा आप मान लें। तो समाज हमारा क्या है, समाज में जब हमने, समाज हमारा मूल शब्द है, समाज में हमने कोई प्रत्यय लगाया जिससे बन गया सामाजिक। तो समाज में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया भाई, मूल शब्द तो मैंने आपको बता दिया, मूल शब्द मैंने आपको बताया समाज, लेकिन समाज में हमने कोई प्रत्यय जोड़ा तभी तो वो सामाजिक बना। अब कौन सा प्रत्यय है ये सुनिए। समाज में हमने इक प्रत्यय लगाया, कौन सा प्रत्यय लगाया, इक प्रत्यय लगाया। अब कैसे ये होगा ये आप देख लीजिए, देखिए देखिए कैसे, जैसे हमने ये लिखा समाज, ओके, और इक, तब ये आ, जो समाज में आ है और ई, ये इस पर क्या हो जाएगा, जब इसमें हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसमें जब ई लगाएंगे, जब इसमें ई प्रत्यय लगेगा, ठीक है, जब ई प्रत्यय लगेगा तो जो हमारा पहला वर्ण होता है उसमें वो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। देखिए समाज में, देखिए सा पर यहाँ पर मात्रा नहीं है, लेकिन जब हमने ई ई प्रत्यय लगा दिया उस पर, तो ये जो यहाँ पर हर्ष आ लगा हुआ है, ठीक है, हर्ष आ लगा हुआ, लेकिन जब हमने ई लगाया, एक प्रत्यय लगाया, मतलब ई जब हमने इसमें लगा दिया तो ये जो यहाँ पर हर्ष आ था ये क्या बन गया, दीर्घ बन गया। जैसे कि चुनौती है, क्या है, चुनौती है। जब चुनौती में हमने या जोड़ दिया, मतलब जैसे कोई मूल शब्द है उसमें जब हम जोड़ते हैं या ई ये सब, तो हमारा जो ऐसा आपने देखा हो कि कहीं दीर्घ हो जाता है, कहीं ह्रस्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो समाज है इसमें जब हमने एक प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया, हमारा सामाजिक बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि तद्भव, क्या कहा गया, तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम, या संपादक यहाँ पर होना चाहिए था, कि जो तद्भव पत्रिका हमारी है इसके जो संपादक हैं उनका नाम क्या है। लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरिप्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रकाश तिवारी। तो जो तद्भव पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो अखिलेश थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहाँ हम चला गया, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 बरस लो कुकुर जियो और 13 लो जिए सियार। क्या कहा गया है कि 12 बरस लो कुकुर जियो और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, ठीक है। तो विद्यापति, जगनिक, नलपति नाल और चंद्रबरदाई। तो जो ये पंक्ति है वो जगनिक की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति की कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये विद्यापति की है। जगनिक की रचना परिमाल रासो है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है अकाल का पर्यायवाची क्या है। अकाल का जो पर्यायवाची वो दुर्भिक्ष है। यहाँ पर वर्तनी गलत है, मतलब कि वर्तनी अगर हम देखें दुर्भिक्ष की तो ये गलत लिखा है भाई, क्योंकि टाइपिंग में हो नहीं रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। दुर्भिक्ष की जो शुद्ध वर्तनी है वो इस प्रकार लिखी जाएगी, ये आपकी दुर्भिक्ष की शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। क्या है, शुद्ध वर्तनी है, ध्यान दीजिएगा आपका। तो अकाल का जो पर्यायवाची हो दुर्भिक्ष है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो। क्वेश्चन क्या है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो। पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्याशित, तीसरा ऑप्शन अप्रत्याशित और चौथा ऑप्शन है निराशा। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या है, अप्रत्याशित है। क्या है, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जिसकी पूर्व से कोई आशा हो तो वहाँ पर हो जाएगा प्रत्याशा। क्या हो जाएगा, प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर ये तब सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मुझसे उठा नहीं गया में वाच्य है। तो वाच्य हमारे तीन है, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। तो जिसमें कर्म की प्रधानता वो कर्मवाच्य हो गया, जिसमें कर्ता की प्रधानता वो कृत्यवाच्य हो गया, और जिसमें भाव की प्रधानता वो भाववाच्य हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा मुझसे उठा नहीं जाता,
तो मैंने ऐसे ही कहा ना, मेरे अंदर एक भाव जगा, आपने उसको महसूस किया कि भाई इसको कोई तकलीफ़ है जिससे ये उठ नहीं पा रहा है। तो जहाँ पर क्या हो, जिस चीज़ को हम महसूस करें, उसको छू ना सकें या देख ना सकें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाची के अंतर्गत आ जाएगा। तो मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे पिया नहीं गया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, मुझसे चला नहीं गया या मुझसे पढ़ा नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें भाववाची के अंतर्गत आ जाएँगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। 25 से 26 क्वेश्चन थे और आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जितने भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने कोई अलग से क्वेश्चन आपका नहीं इसमें शामिल किया गया, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है आपका निष्कपट। निष्कपट का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो जो निष्कपट शब्द दिया गया है, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें संधि कौन सी है, तो वो है विसर्ग संधि। मैंने आपसे क्या कहा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि हमारी क्या है यहाँ पर, निष्कपट में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ए ऑप्शन है नहीं। अब आप लोग ये बताइए कि आपको कहाँ लग रहा है कि यहाँ विसर्ग होगा। अगर हम विसर्ग की पहचान बताएं या उसका सिंबल बताएं, तो ये होता है, दो ठी बिंदी रखी हुई होती है, जो शब्द लिखा रहेगा या कोई वर्ण होगा या कोई शब्द ही होगा, उसके बाद में एक दो बिंदी रखी गई होगी, ये विसर्ग की पहचान है। जहाँ विसर्ग होगा ये लगा होगा जरूर, ठीक है? तो निष्कपट में कहाँ लगा हुआ है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में लगा है भैया। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निधन कपट हो जाएगा निष्कपट, ठीक है? तो अब बताइए आप लोग, वीडियो आपको कैसी लगी और आपको मज़ा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन करने में मज़ा आया कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग पहले, ठीक है? अगर अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो लाइक कर दीजिएगा तुरंत के तुरंत और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ईपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो हो जाएगा आपका ईवीएस का 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और गुड नाइट आप सभी को, ठीक है? शुभ रात्रि। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।